नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं निकाय चुनाव 2023 के दूसरे चरण को लेकर सीएम योगी एक्टिव हैं। इसी के चलते आज भी सीएम ने 3 जिलों में जनसभाएं की। कानपुर, बांदा, चित्रकूट की जनता के बीच पहुंचकर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2017 के पहले क्या स्थिति थी? रोजगार से राहगीर तक, कृषि से कमाई तक और आबरू से अवसर तक सब कुछ यहां पे असुरक्षित हो गया। बड़े-बड़े बुंदेलखंड की पहचान खतरे में पड़ चुकी थी। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं बुंदेलखंड के पहले दौरे पर आया था 17 में, तो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने कहा था कि बुंदेलखंड के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक है जो सरकार के स्तर पर होनी है। एक विकास और दूसरा माफिया राज को नियंत्रित करना। पिछली सरकारों ने कानपुर की जो अपेक्षा की, आप किसी से छुपी हुई नहीं है। मां गंगा जो हम सबकी आस्था है, हमारी अस्मिता है, हम सबकी पहचान है, पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण अकेले सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर सीवर कानपुर का मां गंगा में गिरा करके मां गंगा के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास हुआ था। जब नमामि गंगे परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के अभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और पहले 2 वर्ष तक समाजवादी पार्टी ने कुछ भी अभियान कार्य बढ़ाने में कोई रुचि नहीं ली। एक सरकार वह जो विकास का ध्यान दी, चित्रकूट को उसकी मौलिक पहचान को देने का कार्य किया, चित्रकूट को डकैतों से मुक्त करके, अपराधियों से मुक्त करके फिर से सनातन हिंदू धर्म के पवित्र स्थल के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। वह एक डबल इंजन की भाजपा की सरकार आपके साथ। और एक लोग वे भी थे जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को ही भुला दिया। समाजवादी पार्टी जीवन भर डॉक्टर लोहिया के नाम पे राजनीति करती रही। रामायण मेलों की शुरुआत डॉक्टर लोहिया ने की और ये जो भवन बना है ना, यह भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से बना। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि राम तो थे ही नहीं, विश्वस्त थे। बुंदेलखंड की बात करूं या बांदा की बात, 2017 के पहले क्या स्थिति थी? रोजगार से राहगीर तक, कृषि से कमाई तक और आबरू से अवसर तक सब कुछ यहां पे असुरक्षित हो गया। बड़े-बड़े बुंदेलखंड की पहचान खतरे में पड़ चुकी थी। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां द केरला स्टोरी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म को प्रतिबंध कर देने के फैसले पर अब सियासी गर्मा गई है। वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हर राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती है। ममता बनर्जी आधुनिक भारत की एक नई जिन्ना का अवतार बन चुकी हैं, जिन्हें देश की तरक्की पसंद नहीं आ रही। वहीं विवेक अग्निहोत्री भी ममता को लीगल नोटिस भेजने की बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती है। आज के भारत में ममता बनर्जी एक आधुनिक भारत की नई जिन्ना का अवतार हैं, जिन्हें देश की तरक्की, देश की हर बात पर इतराज है।
जी हाँ, मैंने पिछले कई वक्तों से मैं खामोश था। कोई भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हों या किसी और स्टेट के, या बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस, कभी भी उठ के बोल देते थे कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा है। अब मुझे लगा इनफ इज इनफ। आज जो भी ये कहता है ये प्रोपेगेंडा है, या तो आके वो साबित करे कि उसमें कौन सा शॉट, कौन सा फ्रेम, कौन सा डायलॉग, कौन सा सीन, कौन सा फैक्ट्स गलत है, या हमारी तरफ से कश्मीर फाइल्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं, श्री अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी जी और मैं, हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है, उसके ऊपर लांछन लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती है। आज के वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मिशन अपोजिशन पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को उन्होंने ओडिशा का रुख किया। उनके साथ मंत्री संजय झा और जदयू के राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन भी मौजूद रहे। वहीं भुवनेश्वर पहुंचते ही सीएम नीतीश ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवास का रुख किया और उनसे वहां पर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान मंत्री संजय झा और ललन सिंह दोनों ही नीतीश के साथ मौजूद थे। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी बीएसएफ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बताते चले कि इस बंदरगाह से हर रोज 11,000 लोग यात्रा कर रहे हैं। साथ ही 600 से 700 ट्रक से व्यापार होता है। विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा चाहते हैं। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सीमा सुरक्षा नीति स्पष्ट है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीएसएफ के उसको उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा था। वहीं बढ़ते चलते आगे कि जहां तमिलनाडु में और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश मामले में जम्मू कश्मीर में 15 स्थानों पर तलाशी कर रही है। तलाशी को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि अनंतनाग में 4, शोपिया में 3, बडगाम में, श्रीनगर में और पुंछ में 2-2 आतंकी और बारामूला और राजौरी में एक स्थान पर संदिग्धों की तलाशी की जा रही है। वहीं तलाशी में शामिल अधिकारियों के अनुसार पिछले साल दर्ज किया गया मामला भौतिक और साइबर स्पेस दोनों में एक साजिश रचने और प्रतिबंध आतंकवादी संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर में चिपचिपे
बमों और आईईडी और छोटे हथियारों में हिंसक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की योजना से संबंधित है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बताते चले कि यहां एक बस एक्सीडेंट हुआ जिसमें 22 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली। खरगोन में एक बस नदी में जा गिरी जिससे उसमें सवार कई लोगों की मौत हो गई। वहीं खरगोन टेकरी मार्ग पर यह हादसा हुआ। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू कर दिया। सुबह 8:40 पर एक बस जो दासंगा और डोगर गांव के बीच बैराड नदी है, वहां रेलिंग तोड़ के नदी में गिरी है। ड्राई नदी है। अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है। 20-25 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया है। पहली चिंता प्रशासन और शासन की उनके स्वास्थ्य को लेके है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का कहा है। पूरा इलाज उनका। सुबह 8:40 पर एक। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 11 अप्रैल के इस वीडियो में गुड्डू मुस्लिम टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो उड़ीसा का बताया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम को 11 अप्रैल को उड़ीसा के बरगढ़ में देखा गया था। जब तक एसटीएफ वहां पहुंची तब तक गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो गया था। 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार है। गुड्डू की आखिरी लोकेशन उड़ीसा में देखी गई है, जहां वो सीसीटीवी में थका हारा दिखा है। वहीं गुड्डू पुलिस से लगातार भाग रहा है और कई शहरों में उसकी लोकेशन तो मिली लेकिन वो पकड़ा नहीं गया अभी तक। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई यानी कल मतदान होना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार 8 मई को ही थम गया था। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग बली, आरक्षण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई दी, जिसका असर कल होने वाली वोटिंग में भी दिखाई दिया। आपको बताते चले कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपने समर्थकों के साथ हुबली के विजयनगर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शोभा करंदलाजे से कर्नाटक के बेंगलुरु में वीर अंजने मंदिर में जय श्री राम का नारा भी लगाया। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हिंसाग्रस्त मणिपुर राज्य में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को मुंबई लाया गया। वहीं सुरक्षित उतरने के बाद छात्रों ने काफी राहत महसूस की और एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवाई। मणिपुर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लौटे एक छात्र शिव संपत ने कहा कि हम बेहद घबराए हुए थे। हमने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फोन किया, जिसके बाद हमें वहां से सुरक्षित लाया गया। हमारे जिले में कम हिंसा की घटना हुई थी लेकिन अन्य जगहों पर हिंसा ज्यादा हुई थी। बताते चले कि 3 मई को हुई इस हिंसा में जिला प्रशासन ने सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक चूराचांदपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया था। हालांकि मणिपुर सरकार ने रविवार को कर्फ्यू में 7 बजे से 10 बजे तक आंशिक रूप से ढील दे दी थी। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता जितेंद्र हवाड ने मंगलवार को फिल्म द केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह को सार्वजनिक रूप से फांसी देने की मांग की। वहीं आपको बताते चले कि एनसीपी के विधायक ने कहा कि द केरला स्टोरी के नाम पर एक राज्य और उसकी महिलाओं को बदनाम किया गया है। 3 का आधिकारिक आंकड़ा 32,000 के रूप में अनुमानित किया गया था। इस काल्पनिक फिल्म को बनाने वाले को सार्वजनिक रूप से फांसी दे देनी चाहिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।